हम्म। हाँ देखो क्या है, पश्चिम बंगाल छुएगा, असम छुएगा, मेघालय छुएगा, त्रिपुरा छुएगा, मिजोरम छुएगा। ये भी बताए थे कि भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से ही साझा होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयार। तो अब तुम बता दो, सत में बैठते हो, म्यांमार को भारत के कौन कौन राज्य की सीमा छूती है? हाँ, पश्चिम बंगाल म्यांमार छुएगा बेटा। म्यांमार या बर्मा को भारत का कौन कौन सा राज्य, बंद करो जो कापी। हाँ। हम्म। मणिपुर और मिजोरम। बैठो। चाइना को भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा छुएगी? हाँ। हम्म। हाँ। असम कहाँ छुएगा बच्चा? तुम इतने दिन से चाइना को भारत का, कहाँ असम छुएगा? हम्म। कहाँ छुएगा? तुम बताओ बेटा। हम्म। हम्म। हिमाचल प्रदेश। देखो क्रम से याद किया करो, सबसे पहले होगा लद्दाख, फिर होगा हिमाचल, फिर होगा उत्तराखंड, फिर होगा सिक्किम, फिर होगा अरुणाचल प्रदेश। यही तो बताए थे। हाँ बैठ जाओ। तुम बेटा कुछ पढ़े थे? चलो प्रयास करो। पाकिस्तान को भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा छुएगी? कहाँ लद्दाख पाकिस्तान छू रहा है? शांत रहो शांत रहो। हम्म। क्या क्या बताई है? हाँ देखो बताई ना। तो बैठो, बैठो बैठो। अब तुम बताना बेटा, खड़े हो जाओ जरा तुम। नेपाल को भारत का कौन कौन से राज्य की सीमा छूती? हम्म। हम्म। देखो पहला हो गया उत्तराखंड, फिर हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश, फिर हो गया बिहार, फिर हो गया पश्चिम बंगाल, फिर हो गया सिक्किम। यही ना बेटा, तुम जो खड़े हो जाओ तो। हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। भूटान को भारत का कौन कौन सा राज्य छुएगा? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ ठीक है, बैठ। तुम कुछ बताओगे जी? हम्म। भारत में कितनी फसल बोई जाती है? हम्म? कौन कौन फसल है? कौन कौन फसल भारत में तीन बोई जाती है? खरीफ, रबी, जायद। कल बताए थे कि भारत में तीन प्रकार की फसल बोई जाती है, जिसका नाम होता है खरीफ, रबी, जायद। जिसमें कौन सी फसल बोई गई खेत में, कौन सी है? इस समय जो फसल कौन सी खेत में है, खरीफ है, रबी है, जायद है? हाँ? जायद। इसमें रबी की फसल है खेत में। अरे भाई, गेहूं जो बोया जाता है, जो बोया जाता है, तो रबी की फसल है ना। बैठो यार। तुम बेटा कुछ बता सकते हो? अरे
अरे ठीक आ जाए तो कौन बड़ी बात है। चलो बताओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और हाई कोर्ट क्या है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है बेटा? हाँ, उत्तर प्रदेश का इस समय राज्यपाल कौन है? गवर्नर मोदी है। कौन है बेटा? क्या नाम आपका है? हाँ बेटा, देखो इस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। समझ गए? हाँ, देखो हर छोटी छोटी चीज बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। हर छोटी छोटी चीज, तुम मेहनत नहीं करते बेटा, पहली चीज तुमसे हमें बहुत नाराजगी है। हाँ, मेहनत करना पसंद नहीं करते। देखो ठीक है भाई, कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें भूलेंगी, ये तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं बेटा। आप हो सकता है सारे प्रश्न ना बता पाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब जब आप पढ़े रहोगे तो वहां लिखना नहीं है, 4 विकल्प रहेंगे। और अगर आपने पढ़ा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, पढ़े अगर आप हैं तो निश्चित आप विकल्प को पकड़ लेंगे। समझ रहे? लेकिन प्रयास तो हमारा होना चाहिए। देखो बेटा, कोई कोचिंग, कोई टीचर सफलता नहीं दिलाता। कोचिंग टीचर का काम होता है आपका सहयोग करना। समझ गए? आपको एक अच्छा रास्ता बतावे जिससे आपकी सफलता आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। कोचिंग तो आपकी जगह पड़ेगी नहीं भाई। अगर मेरे अंदर दम होता तो मैं किसी बच्चे को फेल नहीं होने देता। समझिए बात, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं बेटा देखो यहां ये इसे करना है। समझिए बात, टीचर कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा फेल हो जाए। चाहेगा कोई? नहीं चाहेगा। तो होता क्या बेटा, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। तो हम जो कह रहे हैं उस पर थोड़ा काम करो तुम लोग। हैं भाई, देखो मई में या जून में एग्जाम हो जाएगा पुलिस का। फिर वही होगा कि जहां ये देखिए वैकेंसी के बाद अगले साल सरकार चुनाव में जा रही है 2027 में, फिर 2-3 साल वैकेंसी नहीं आएगी पुलिस की, ध्यान रखना। फिर हो सकता है 2029-30 में आवे, तब तक ओवर एज हो जाओगे। मान भी मौका मिल गया है, 2-3 साल बढ़ गया जनरल का तो मौका मिल गया है, नहीं तो उसके बाद आउटडेटेड हो जाओगे। समझ गए? तो थोड़ी मेहनत कर डालो। ठीक है, ठंडी गर्मी ये तो लगा रहेगा, भोजन तो करबे करते हो, ऐसा तो नहीं ठंडी है भोजन नहीं किए क्या ठंडी नहीं खाएंगे। है? खाए हो ना? है नहीं खाए, अभी जाओ खाओगे। चलो चलो थोड़ा सा काम करो बेटा, चलो ज्यादा तुम लोग बात नहीं करेंगे। चलो तो हाँ, कल मैंने बात किया था पाकिस्तान के बारे में बेटा। दूसरा लिखो चीन। अरे चीन का पड़ोसी देश पूछे थे ना, देखो चीन जैसे पड़ोसी देशों के बारे में पूछा है। राजधानी लिखो बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। जैसे चीन है तो चीन की राजधानी है बीजिंग। एक चीन ले लो, चीन की आर्थिक राजधानी है संघाई। आर्थिक राजधानी है संघाई। आर्थिक राजधानी समझते हो? जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन अगर पूछते कभी भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल क्या है तो मुंबई हो जाती है। जहां से आर्थिक गतिविधियां हों उसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जैसे मुंबई हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है,
सेबी का मुख्यालय मुंबई में, सारी आर्थिक गतिविधियां मुंबई से होती है। भारत की आर्थिक राजधानी कभी पूछा तो बताएंगे मुंबई है। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे जो है चीन में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो संघाई से ज्यादा होती है। अगला लिखो, राष्ट्रपति हैं वहां के शी जिनपिंग। पिंग, राष्ट्रपति वहां के हैं शी जिनपिंग। ठीक, पूछे चीन का इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री लिख लो। वैसे होता है राष्ट्रपति वहां प्रमुख, ये प्रधानमंत्री नाम मात्र को होता है। ली के कियांग, बड़ा कठिन कठिन नाम होता है। ली के कियांग, ली के कियांग। वहां की संसद लिख लो, पीपुल्स असेंबली ऑफ चाइना। चाइना, वहां का गुप्तचर संस्था है लेजर डिपार्टमेंट। मेंट, जैसे पूछे चीन की गुप्तचर संस्था का नाम है लेजर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, हाँ मिटा दें। अगला पड़ोसी देश लिखो, नेपाल। नेपाल की राजधानी लिखो काठमांडू। राजधानी है काठमांडू। वहां इसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, क्योंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। लिखे सुशीला कार्की, काकी है तो नाम कार्की, लिख लो सुशीला कार्की। कार्की, हाँ, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री को नाम सुना होगा, जनता ने जो है हटा दिया था। हाँ, तो उनका नाम है सुशीला कार्की। अभी वहां पर भी चुनाव होना नेपाल में, तो यहाँ इसमें यही देख रही है, प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को देख रही है। लेकिन नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत, हाँ, वहां की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। याद रखना, कभी पूछे कि नेपाल की संसद क्या नाम है। हाँ, ठीक है। अगला दे लिखो भूटान। कुछ नहीं, यहाँ गुप्तचर बहुत है नहीं। लिखो राजधानी, लिखो थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। यहां पर राजशाही व्यवस्था, राजा है जिग्मे खेसर नांग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नांग्याल वांगचुक। वहां के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नांग्याल वांगचुक। हाँ, वहां राजशाही व्यवस्था है।
तो उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। वहां प्रधानमंत्री हैं, नाम प्रधानमंत्री होता है, लिख लो शेरिंग लोटे। वैसे नुक किए जाते हैं, शेरिंग लोटे। लोटे, लोटते नहीं, लोटे लिखा रहता है। हाँ ठीक है। वहां का संसद का नाम है गुलट्रम। गुलट्रम। अभी तो गए थे, इन्हीं के जन्मदिवस पर गए थे, तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे नेपाल। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के जन्मदिवस गए थे। गुइल्ट्रम, वहां की संसद नाम है गुइल्ट्रम। अगला देश लिखो बांग्लादेश। राजधानी इसकी है ढाका। यहां इसमें कार्यवाहक रूप में काम कर रहे प्रधानमंत्री के मोहम्मद यूनुस। यहां भी प्रधानमंत्री हटा दिया गया है, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। हाँ, इसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे। चीज लिखो, देखो यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद नाम है जातीय संसद। जातीय संसद। मुद्रा लिख लो, वहां की है टका। टका मुद्रा, बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम होता है टका। एक चीज ले लो, बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना द्वारा 1971 को भारतीय सेना के द्वारा किया गया। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान, पहले इसी को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता। क्या बेटा? मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस। सुने होगे तुम लोग, सुने हो नहीं? यूनुस का नाम है। अगला देश लिखो श्रीलंका। श्रीलंका। राजधानी इसकी इस समय, नई राजधानी बन रही है अभी, जयवर्धने।
लेकिन मान ले जयवर्धने ना हो तो वहां की राजधानी है कोलंबो। अब वहां के राष्ट्रपति हैं अनुरा दिशा नायके। हाँ, नायके राष्ट्रपति अभी श्रीलंका में चुने गए हैं, जिनका नाम है अनुरा दिशा नायके। लिखो श्रीलंका की संसद नाम लिख लो, नेशनल असेंबली। श्रीलंका की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और मुद्रा लिख लो श्रीलंकाई रुपया। मुद्रा लिख लो श्रीलंकाई रुपया। यहां भी रुपया चलता है। ये पाकिस्तान में चलता पाकिस्तानी रुपया, तो तुम्हारे यहां गाधी बने रहते हैं, वहां जिन्ना बने रहते हैं, हर दोनों में ही है। अगला दिन को अफगानिस्तान। श्रीलंका में वहां शेर बना रहता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर, वही मुद्रा बना। लिखो अफगानिस्तान। राजधानी लिखो काबुल। वहां लिखो प्रधानमंत्री हैं, तालिबान के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद अखुंदा। अखुंदा। हाँ, देखो वहां के उप प्रधानमंत्री हैं मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर। क्योंकि वहां तालिबान का शासन है, ध्यान रखना। वहां कोई ऐसा जनता नहीं चुना है कि प्रधानमंत्री और इनको चुना हो, ये अपने बन गए हैं। हाँ, देखो वहां की संसद का नाम है सूरा, या इसी के वहां की स्थानीय भाषा में कहा जाता है लोया जिरगा। वहां की स्थानीय भाषा में संसद को बोलते लोया जिरगा। ठीक है, लोया जिरगा नाम सुना होगा, संसद नाम है। तो वहां एक तरीके से हुकूमत इन्हीं लोगों की है, तालिबान वालों की ही है। हाँ, अफगानिस्तान में। मुद्रा लिखो अफगानी मुद्रा है, अफगानी मुद्रा। मुद्रा क्या? अफगानी मुद्रा में वहां का प्रतीक चिन्ह बनाया रहता है, इस्लामिक जो है प्रतीक चिन्ह होता है, किसी का नाम उस पर फोटो नहीं रहता है। जैसे अभी आप अमेरिका का डॉलर देखेंगे तो वहां जॉर्ज वाशिंगटन का फोटो होता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो जो डॉलर निकलता है कागज का, आप सुने होगा कागज डॉलर होता है। अब चूंकि जिस देश की करेंसी ज्यादा मजबूत मानी जाती है तो उसका आधार होता है सोना, गोल्ड। जिस देश के वहां के केंद्रीय बैंक के पास जितना ही सोना होगा, गोल्ड होगा, उतनी ही मजबूत उस देश की करेंसी मानी जाती है। भाई तो कागज की नोट, इसका क्या मूल्य है? आप अभी पैसा नोटबंदी कर दे सरकार, 500 चल रही है नोट, का वापस ले ले रहे हैं, उसके बाद तो कागज की चूरन नोट हो गई है। जैसे सरकार ने 2000 नोट चलाया था, 2000 नोट बंद कर दिया। अब आप पास अगर 2000 की नोट है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है।
वो कागज ऐसे हो गई है, अब उसका कोई वैल्यू तो है। अब 2000 नोट प्रचलन से बाहर है, समझ गए बात? चलो हाँ, अब आते हैं बेटा, एक देश और लिखो, मालदीव। मालदीव देखो, इसी को कहा जाता है कोरल द्वीप। कोरल द्वीप जानते हो? जो कोरल द्वीप मूंगे उगे से बना हो उसे कोरल द्वीप कहते हैं। मालदीव की राजधानी है माले। राजधानी है माले। यहां के राष्ट्रपति लिखो, मोहम्मद हसन रिजवी। यहां संसद है मजलिस। मजलिस। यहां की मुद्रा है माले रुपया। मोहम्मद हसन रिजवी। मजलिस संसद का नाम है, मजलिस। जैसे हमारे यहाँ संसद है पार्लियामेंट, या उसी कहते हैं हम लोग संसद। हाँ, माले रुपया वहां की मुद्रा का नाम है। चलो, तो ये आपके पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। अब बेटा देखिए, ये तो हो गया आपका पड़ोसी देश। अब आपको भारत के बारे में जानना है, क्योंकि हम पहले बेटा ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। क्या बेटा, क्या हिस्ट्री कर रहे हो? पहले ज्योग्राफी शुरू करते हैं। जैसे इंडिया है, चूंकि लिखा है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ध्यान रखना। क्योंकि भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप है, उसका हिस्सा भारत है, ध्यान रखना। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है, यानी दक्षिण एशिया का देश भारत है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया, याद रखना, ठीक है। एशिया के बाद है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, ध्यान रखना। दक्षिणी अमेरिका के बाद है अंटार्कटिका, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये भारत दक्षिण एशिया का देश है, ध्यान रखना। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर है, याद रखना। कितना है? 2933 किलोमीटर है। लिखो मत मत बेटा, तुम तो जब बोल रहे हो थोड़ा सुना करो। लिखे थे कल बता पाए? प्रयास हमारा होना चाहिए। लिखने तो हम लोग लिखते ही हैं, लेकिन जब हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सुना करो। जैसे भारत को ध्यान रखना प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा है। इधर क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है। इधर है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल सागर इसको कह सकते हैं, या बंगाल की खाड़ी है। इधर है हिंद महासागर।
भारत की समुद्र तटीय लंबाई है 7,516 किलोमीटर। याद रखना, भारत की समुद्र तटीय लंबाई जब पूछेगा 7,516 किलोमीटर, याद रखना। अब ये भारत का जो है नक्शा, ठीक है, तो आप कुछ बेसिक चीज लिख लो। चलो पहले लिखो, भारत एक परिचय। एक परिचय लिखो, क्षेत्रफल लिखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। देखो, विश्व के क्षेत्रफल में 2.4% का योगदान। लिखो, लिख लिया सब ना, जो ना लिखे हो बेटा लिख लेना। हाँ लिखो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। लिखो, भारत की समुद्र तटीय रेखा भारत की समुद्र तटीय रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। भारत के समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। ठीक, देखो, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर। तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर लिखा हुआ था, देखो बेटा 3,214 किलोमीटर। जबकि पश्चिम से पूरब की लंबाई 2,933 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। ठीक, देखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल ये है आपका इंदिरा काल है। यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। तुम लिख लो, मैप तो मैप में मत लिखो, नहीं समझ नहीं पाओगे, वैसे लिख लो उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। लिखो, दक्षिणी बिंदु लिखो इंदिरा पॉइंट, यहां है। इंदिरा काल ये है इंदिरा काल। इंदिरा पॉइंट यहां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहां है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु पूछे, इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु लिखो किबातु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। किबातु पूर्वी बिंदु, ध्यान रखना, पूर्वी बिंदु किबातु। देखो, अरुणाचल प्रदेश में है किबातु। भाई ये भारत का पूरब है ना, तो पूरब में है तो पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु लिखो गुहार माती, गुहार माती ये है गुजरात में। गुहार माती गुजरात।
देखो कभी कभी प्रश्न तुम्हारे पुलिस में करता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल है। पूर्वी बिंदु क्या है, कीबातु है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु क्या है, ग्वार माती है, ध्यान रखना। क्या क्या पिग्मेरियन बिंदु जो कहा जाता है यहीं पर कहा जाता है, लेकिन देखिए है उसका नाम इंदिरा पॉइंट। अब ये भारत का पूरा नक्शा है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो भारत के मध्य से 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी पर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी लिखना, हाँ, कर्क रेखा गुजरती है, जिस पर भारत के 8 राज्य हैं। भारत के 8 राज्य हैं। देखो कर्क रेखा पर कौन कौन राज्य हैं, पर राज्य। पहला लिखो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, देखो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं। कौन कौन हो गए बेटा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। देखो एक बात और ध्यान रखना, उसके सामने लिखना, सबसे ज्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। देख लो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, जहां एमपी लिखे हो, जहां लिखे हो मध्य प्रदेश, लाइन से लिखे हो ना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, राजस्थान से सबसे कम। राजस्थान में सबसे कम। अब देखो बेटा, ये तो हो गया आपका कर्क रेखा। एक रेखा और भारत में खींची गई है, जानते हो क्या है, भारतीय मानक समय। जो भारत का मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर। इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय। देखो हेडिंग तुम लोग डालना, भारतीय मानक समय। या इसी बोलते IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय स्थित है।
देखिए यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी शहर मिर्जापुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब देखो भारतीय मानक समय 5 राज्य से गुजर रही है, ध्यान रखना। जैसे पूछ देता है कौन सा शहर है जिसकी नदी गुजरती है, तो इलाहाबाद का नैनी, प्रयागराज का मिर्जापुर। लेकिन ये 5 राज्य से भारतीय मानक समय गुजर रही है। एक है यूपी, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, इसी रेखा को बोलते IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। अब ये रेखा इसलिए मध्य से खींची गई, भारत का एक ही मानक समय है। जितनी दूरी इधर से इधर है उतनी ही दूरी इधर से इधर है। क्योंकि भारत में यहां अगर सूर्योदय हो रहा है 5 बजे सुबह, तो यहां होगा 7 बजे। यानी भारत के सूर्योदय और सूर्यास्त होने में 2 घंटे का फासला है। कितना घंटे का फासला है? हाँ भाई, सबसे पूरब में भारत का राज्य है अरुणाचल। यहां सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में होता है गुजरात। समझ गए बात? क्योंकि भारत के 30 देशांतर का अंतर है, यहां से यहां के बीच 30 देशांतर का अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो है क्या, भारत का मानक समय 1 घंटे का अंतराल किया गया है। क्योंकि यहां क्या होगा, जब यहां से समय निर्धारित होगा तो जितना दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है। यानी 1 घंटे का फासला इधर होगा, 1 घंटे का फासला इधर होगा। कारण क्या है इसको जान लो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिसें खुलती हैं भाई, हर ऑफिस जो है 9 बजे 10 बजे खुलती है और 5 बजे तक चलती है। मान लो सेंट्रल की ऑफिस यहां हो और सेंट्रल की ऑफिस यहां हो, तो अगर यहां के सूर्योदय के अनुसार समय निर्धारित करेंगे तो यहां पहले ऑफिस खुलेगी, यहां बाद में खुलेगी। समझ गए बात? तो पूरे भारत का मानक समय एक रखा गया है ताकि प्रशासन में कोई भी दिक्कत ना आवे। समझे बात? अब मान लें यहाँ का आदमी पहले आएगा, ऑफिस खोल लेगा, यहाँ बाद में मान लें यहाँ से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ फोन किया तो जा चुके होंगे, यहाँ जो है बैठे होंगे, यहाँ जा चुके होंगे बेचारे। इसलिए भारत का एक ही मानक समय, ध्यान रखना। तो आपके यहां बस इतना ही पूछता है कि भारतीय मानक समय कितने देशांतर पर अवस्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। यह देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजर रही है। कौन कौन है? पहला यूपी है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से गुजर रही है। ठीक है? हाँ क्या बेटा? कौन सी रेखा? देखिए, रेखा काटती नहीं है, ये तो मानक समय, ये तो मध्य प्रदेश में काटती है, मध्य प्रदेश में ये काटती है। लेकिन ये बनाया गया, एक मानक समय भारत का बनाया गया। चूंकि है क्या भाई, पृथ्वी पश्चिम से पूरब लट्टू की तरह घूमती है। हाँ क्या हुआ बेटा, तुम लोग बड़ा परेशान लग रहे? लिख लो अच्छी। भारत के समुद्र तटीय राज्य 9 हैं। समुद्र तटीय राज्य 9 हैं।
पहला राज्य लिखो पश्चिम में राज्य, पश्चिम में समुद्र तटीय राज्य। पश्चिम में कौन कौन राज्य समुद्र तटीय है? 9 राज्य है। पश्चिम में पहला राज्य लिखो गुजरात, गुजरात हो जाएगा। दूसरा लिखो महाराष्ट्र, तीसरा लिखो गोवा, चौथा लिखो कर्नाटक और पांचवा लिखो केरल। पूछे भारत के पश्चिमी घाट पर कौन कौन समुद्र तटीय राज्य हैं? गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, देखो पूर्वी घाट पर या पूर्वी तट पर 4 राज्य समुद्र तटीय हैं। पहला लिखो पश्चिम बंगाल, दूसरा लिखो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जैसे पूछे पूर्वी घाट पर कौन कौन से राज्य समुद्र तटीय हैं? पहला ले लो पश्चिम बंगाल, दूसरा लिखो उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। तो 5 4 9 हो गए ना। तमिलनाडु। अब पूछे भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? पूर्व में कौन कौन है जी? तमिलनाडु। पश्चिम में कौन कौन राज्य समुद्र तटीय हैं जी? अब देखो यहां कभी कभी प्रश्न करता है कि भारत का सबसे अधिक समुद्र तटीय लंबाई किस राज्य की है? गुजरात की है। सबसे ज्यादा समुद्र तटीय राज्य की लंबाई गुजरात है और सबसे कम पूछे गोवा है। अगर प्रश्न कभी आवे कि भारत का सबसे अधिक समुद्र तटीय राज्य कौन सा है तो बताना गुजरात और दूसरे आंध्र प्रदेश है। तो ये पढ़ना याद करना। अगर पूछे पहले नंबर पर कौन समुद्र तटीय राज्य है? गुजरात है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। सबसे कम समुद्र तटीय लंबाई पूछेगा कभी तो गोवा की है, याद रखना। ठीक है, इतना याद करना, नहीं तुम लोग ज्यादा घाच पाच होगा तो को नहीं याद कर पाओ। हाँ, सबसे ज्यादा समुद्र तटीय लंबाई गुजरात की होगी और दूसरे नंबर सबसे कम समुद्र तटीय लंबाई जब पूछेगा गोवा की है। चलो एक चीज और बना लो इसी समय, लिख लो भारत में बंदरगाह, पोर्ट। नहीं भाई, बंदरगाह का मतलब जानते हो? बंदर नहीं। हाँ, ऐसे बना लो, इसको भर लेना। ऐसे भर लोगे याद हो जाएगा। बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना लो तो हम तुमको लिखा दें कौन कौन बंदरगाह कहां पर है। ये भारत का समुद्र है अरब सागर, ये है बंगाल सागर या बंगाल की खाड़ी, ये आपका हिंद महासागर है, अब देखो पश्चिम से हमें भरना है कौन कौन सा बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहां से समुद्र से व्यापार होता हो। ठीक, देखो यहां है सूरत बंदरगाह। सूरत का है, गुजरात में है, सूरत बंदरगाह है। यहीं पर है कांधला, कांधला बंदरगाह है। यहीं पर है मुंद्रा, ये अडानी समूह को दिया गया है। यहीं पर है अलंग, है अलंग। 4 जो है बंदरगाह आपके हैं गुजरात में। कौन कौन हो गए? कांधला, मुंद्रा और अलंग। ये 4 बंदरगाह आपके जो है गुजरात में, याद रखना।
याद रहेगा ना। अब तुमसे पूछ देख कि एक चीज ये लिखना, काधला भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार भाटा सुने हो? है? क्या सुने बताओ? जैसे कभी समुद्र तटीय एरिया में जाओगे, समुद्र तो भी देखे नहीं होगे, देखे हो? कौन सा समुद्र तट देखे? बंबई गए हो? तो बंबई कभी गए होगे, लोग जुहू चौपाटी आते हैं घूमने, तो वहां देखोगे पानी ऐसे चढ़ता है, बढ़ता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं ज्वार, और जब उतरता है तो कहते हैं भाटा। तो ये चढ़ता है पानी, तो इसी दौरान बड़ी बड़ी जहाजों को चढ़ा लिया जाता है, तो इसको कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। भारत का पूछे, अब इसी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। हाँ। दूसरा है मुंबई। मुंबई ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह समझते हो? जो ईश्वर ने बनाया, मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया बंदरगाह पूछे सबसे बड़ा, तो मुंबई है भारत का। भारत का पूछे सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह क्या है? मुंबई हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? फिर आएगा मुंबई के बगल नवी मुंबई में बनाया गया नाहा सेवा। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नेहरू पत्तन नाहा सेवा। क्योंकि मुंबई पर भार कम करने के लिए नाहा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। अगर मुंबई गए होगे तो वहां सुनोगे नवी मुंबई है। नवी मुंबई मतलब नया मुंबई बसाया जा रहा है, क्योंकि मुंबई पर भार कम करने के लिए नवी मुंबई की स्थापना हो रही है, क्योंकि मुंबई में भीड़ ज्यादा हो गई है, तो शहर को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे क्षेत्र